नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सेगमेंट पर जो हर कोई 12th पास करने वाले विद्यार्थी के साथ-साथ जिसने यूजी कर लेता है या पीजी कर लेता है, तो आगे जो समस्याएँ पैदा होती है अगर हम 12th के बाद एक बेहतर डायरेक्शन अगर हम लोग लेके चलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता प्राप्त करने के साथ-साथ जो आपकी लाइफ स्ट्रीमिंग है, लाइफ का जो एक गोल है, लाइफ का जो एक आपने सेट किया है स्ट्रेटेजी के अनुकूल, उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि 12th के बाद जब हम 12th पास करते हैं, किसी भी बोर्ड से पास करते हैं तो हमारे पास एक चौराहे पे खड़े हो जाते हैं। तो चौराहे पे खड़े होने का पर्पस ये रहा कि हम जाएँ किधर? जिन्होंने साइंस साइड लिया है उसके अनुकूल आगे जाएँ, जिन्होंने आर्ट साइड लिया उसके अनुकूल आगे जाएँ, जिन्होंने कॉमर्स लिया उसके अनुकूल आगे जाएँ। ये बहुत सारे मिथ निकल के आते हैं। लेकिन 12th पास होने के बाद क्या यूपीएससी की तैयारी यूजी करने के बाद करें या सेकंड ईयर से करें या फर्स्ट ईयर से करें? ये बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो आज इन प्रश्नों के सवाल लेके आपके सामने मैं आया हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे एक बेसिक सेगमेंट पर, जहां जानेंगे अगर आप 12th के बाद तैयारी करते हैं यूपीएससी का, तो उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। पैटर्न का मतलब है कि क्या पैटर्न है यूपीएससी का, क्या रिसोर्सेज तुम्हें यहाँ पे लेने पड़ेंगे, कोचिंग से करना है, खुद से करना है, कैसे करना है, क्या इसका सिलेबस होता है, ये सारी कहानी हम यहाँ पैटर्न में जानेंगे। रिसोर्सेज एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, कौन कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, बुक्स कौन सी पढ़नी है, या तुमको तैयारी कैसे करनी है, ये सारी बातें हम यहाँ चर्चा करेंगे। लेस्ट उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इट मीन्स मतलब अगर आप यूजी 12th पास कर लिया है, यूजी का फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है, तो वहाँ पर आपका जो एक गोल है वो सेट कैसे आपको करना है कि फर्स्ट ईयर में मुझे क्या कवर करना है, सेकेंड ईयर में क्या कवर करना है, थर्ड ईयर में क्या कवर करना है, इवन मुझे प्रैक्टिस कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, ये सारी बातें हम लोग यहाँ करने वाले, राइट। उसके बाद जानेंगे अगर आप कॉलेज ज्वाइन करते हैं, कुछ आज के समय में अगर देखा जाए तो एजुकेशन के रूप में इंडिया, मुझे लगता है कि क्वालिटी के साथ एजुकेशन नहीं हो पा रही है, क्वांटिटी के साथ हम लोग कर पा रहे हैं। यानी वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग लगातार पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो सक्सेस रेशियो लगातार क्या हो रहा है, घट रहा है। इसकी वजह हम लोग जानने का साथ साथ जानेंगे कॉलेज टाइम अगर ज्वाइन करते हैं तो कॉलेज टाइम को कैसे बैलेंस करें पढ़ाई करते समय, कॉलेज टाइम के समय फर्स्ट ईयर में हमें कितने घंटे क्या क्या कवर करना चाहिए, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। लास्ट उसके बाद आपकी प्लानिंग जो है 2024, 25, 26 जब भी टारगेट आपने सेट किया है 12th पास करने के बाद, तो कैसे करेंगे, राइट। ये सारी हम लोग आज चर्चा करने वाले थे। आइएगा चर्चा कर, जब हम 12th पास करते हैं तो यहीं से बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है वो अपने अनुकूल होता है, बहुत सारे बच्चों का जो ड्रीम है वो गार्जियंस के अनुकूल होता है, बहुत सारे बच्चों का ड्रीम है वो सोसाइटी के अनुकूल होता है। आप समाज को देखकर अपने ड्रीम को पालते हैं कि भैया वो उसका लड़का ये बना है, उसकी लड़की ये बनी है, हमको भी यही बनना है। लेकिन नहीं, आपका सपना है, आपका ड्रीम है, आपके वर्क है, तुमको मेहनत करनी है, तुमको पाना है, तुमको सफल होना है, तुम्हें ही मंजिल को पाना है। तो यानी ड्रीम तुम्हारा ही होना चाहिए। हर किसी व्यक्ति की अपनी अपनी क्या होती है, आइडेंटिटी अलग अलग होती है। कोई व्यक्ति क्या किस में बेस्ट है, कोई व्यक्ति किस में बेस्ट है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसके पीछे 12th के बाद आत्ममंथन करना चाहिए, तुम्हें क्या करना है। और यदि आपको तैयारी करनी यूपीएससी की, तो मैं बताऊंगा आज आपको कि तैयारी कैसे की जाती है। तो आइएगा हम वन बाय वन करके समझते हैं पहले यूपीएससी के बारे में कि यूपीएससी का पैटर्न क्या होता है। देखिएगा, जैसा कि आपको ज्ञात है कि सिमिलरली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे यूपीएससी 3 पैटर्न पर, 3 फेजेस पर एग्जाम कंडक्ट कराता है। लेकिन एक फेजेस ऐसा है जो हमको लास्ट मोमेंट पे करना होता है। जैसे मान लीजिएगा आप इंटरव्यू दे देंगे, तो इंटरव्यू के दिन ही आपको लेटर मिलेगा जो मेडिकल टेस्ट से भी गुजरना पड़ता है। बहुत सारी ये सिचुएशन होती है जो मेडिकल टेस्ट में देखा होगा आप लोगों ने, इरा सिंगल को भी एग्जाम्पल बेस पे देखा होगा कि मेडिकल टेस्ट में अनफिट थी वो। तो ये भी एक प्रकार से क्या है, इसका फेस है, लेकिन फिर भी उसको हम लोग अलग रखते हैं। पहले 3 फेसेस की बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। तो प्रीलिम्स एक ऐसा फेसिस है जो यहाँ पर हर किसी स्टूडेंट को गुजरना ही पड़ेगा। अब ये प्रीलिम्स क्या है, प्रीलिम्स कितने नंबरों का होता है, जीएस में कितने पेपर होते हैं, ये सारी बातें अभी करेंगे। बट यूपीएससी का जो एग्जाम है 3 फेसेस से गुजरता है। पहला प्रीलिम्स होता है, सेकंड मेंस होता है, और थर्ड इसमें पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी आपके अंदर जो कुछ है, नॉलेजेबल या एक्टिव एक्शन या जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसके बारे में यहाँ आपको जज किया जाएगा। बट अब बात कर लेते हैं कि यहाँ 3 फेसेस से एग्जाम जो है गुजरता है। अब बात करते हैं इसके बाद क्या होता है। सामान्यतः अगर कहा जाए 2023 को हम लोग मानक मान के लें, तो यहाँ फरवरी के महीने में क्या होता है, इसका नोटिफिकेशन आता है। उसके बाद इसके एप्लीकेशन रिलीज किए जाते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। लास्ट डेट जो है इस बार 21 फरवरी थी, तो ऐसे ही हर साल जो है फरवरी के अराउंड में नोटिफिकेशन आने के बाद यहाँ फॉर्म भरवाए जाते हैं।
और फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट, ये सारी कहानी होती है। फिर एडमिट कार्ड रिलीज होते हैं। इस बार जो एग्जाम है कब है, 28 मई को इसका एग्जाम होना है, यानी कल होना है, राइट। अब रिजल्ट डेट जो है वो भी जून के महीने में आ जाएगा। मेंस की फिर डेट अनाउंस की जाती है, जबकि मेंस के एडमिट कार्ड आने के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मेंस की कंफर्म डेट एक साल पहले कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि हाँ नेक्स्ट ईयर का ये हमारा पूरा प्लान है। ऐसे ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा मेंस का, उसके बाद इंटरव्यू की डेट अनाउंस की जाएगी, और जब होता है फाइनल रिजल्ट। तो हाल ही में अभी 2022 के जो है फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया, जहां पर टॉप 4 में क्या है, लड़कियां हैं, जहां 933 बच्चों को ध्यान रखना सिलेक्शन दिया गया है। तो ये क्या है, पूरा प्रोसेस है जो इवेंट कराता है नोटिफिकेशन के माध्यम से यूपीएससी आयोग। आगे बात कर लेते हैं। यहां पर यूपीएससी क्रैक करने के लिए कुछ एक एलिजिबिलिटीज हैं, जो हम ये कह सकते हैं कि एज लिमिट, अगर आप ओबीसी जनरल में हैं तो आपकी उम्र 32 साल होना चाहिए, अगर ओबीसी में तो 35 साल चलेगा, एससी एसटी की 37 साल चलेगा, पीडब्ल्यूडी का यहाँ 32 साल चलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ अटेम्प्ट दिए गए हैं। ये अटेम्प्ट लगातार पहले कुछ और थे, अब कुछ और है, लेकिन अब जो अटेम्प्ट है, अगर आप जनरल कैटेगरी बिलोंग करते हैं तो 6 अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। यानी मिनिमम एज कितना है, 21 साल है, और 21 साल से यहाँ इसकी 32 है, इनकी 35 है। तो अगर 21 से देना स्टार्टिंग करेंगे तो 6 साल का मतलब आप 27 साल तक ही दे पाएंगे। यहां अगर 21 देना स्टार्टिंग करेंगे तो यहां नो अटेम्प्ट है ओबीसी के लिए। एससी एसटी के क्या है, अनलिमिटेड है। इट मींस मतलब अगर आपकी उम्र 21 साल है तो 21 से लेकर 37 साल तक आप आराम से बल्ले बल्ले करते रहिएगा, ये इसका मानना है। तो ये कुछ क्या है, क्वालिफिकेशन है, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं। यहां पर कोई ऐसी इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं होती है कि ये चाहिए। यहां सिर्फ आपको एक प्रॉपर तरीके से यूजी कंपलसरी है, यानी बैचलर डिग्री कंपलसरी है। यानी आपने बीए बीएससी बीकॉम जो भी है, इट मींस मतलब बीटेक कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, बट बैचलर डिग्री क्या है, कंपलसरी है। तो ये एक स्पेशल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जहां पर आप जान सकते हो। आगे बात करते हैं प्रीलिम्स के बारे में। जब आप ये सारी चीजें जान जाएंगे तो प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है वो 2 कंडीशन में होता है, यानी GS1 GS2, यानी यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जाम है। ये सिर्फ क्या है, एक प्रकार से छटनी एग्जाम होता है, यानी यहाँ पर आपको चेक किया जाता है कि तुम एलिजिबल हो या नहीं हो। ये सारी कहानी, यहाँ नंबर काउंट नहीं होते हैं, यहाँ से मार्क आगे एड ऑन नहीं होते हैं। यहाँ प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है 2 पेपर होते हैं, एक GS1 होता है, एक GS2 होता है। इस GS2 को हम लोग CSET के नाम से जानते हैं, यानी एक प्रकार सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं। दोनों ही पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं। इट मींस मतलब यहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहां पे टिक करना है, यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहां 100 प्रश्न आते हैं, यहां पे 180 प्रश्न आते हैं। 100 प्रश्न ये 200 नंबर के होते हैं, और ये भी 80 प्रश्न 200 नंबर के होते हैं। उसके बाद यहां पे भी 2 घंटे का समय मिलता है, यहां भी 2 घंटे का समय मिलता है। निगेटिव मार्किंग यहां भी 1/3 है, और निगेटिव मार्किंग यहां भी 1/3 है। इट मींस मतलब ये जो पेपर है सेकंड GS2 वाला, ये पहले क्या था, इसके नंबर काउंट होते थे, लेकिन बाद में इसको क्वालिफाइंग पेपर कर दिया गया। तो यहां सिर्फ आपको 33% ही क्वेश्चन क्या करने हैं, सही करने हैं। यानी कह सकते हैं कि 27 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। इसके नंबर जो हैं आपके यहाँ पे मेरिट में काउंट नहीं होते हैं। मेरिट में काउंट किसके होंगे, तो GS1 के पेपर में नंबर में क्या होते हैं, काउंट होते हैं। इट मींस मतलब अगर हम ये देखें तो यहाँ पे इसी GS1 से क्या होती है, मेरिट बनती है। लास्ट ईयर की मेरिट के आसपास देखें तो 88.22 के आसपास जो है 2022 की प्रीलिम्स की मेरिट है। तो सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि 100 नंबर में, 100 क्वेश्चनों में से यदि आप 50 क्वेश्चन के अराउंड अगर सही करके आते हैं तो आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में निकल के आ जाएंगे, राइट। तो यहां पे आपके दिमाग में पूरी फिल्म कहानी बन पा रही होगी। अब बात कर लेते हैं प्रीलिम्स के बाद यहाँ पे कि इसके मेंस की स्ट्रक्चर के बारे में। तो मेंस का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो मेंस की जो कहानी है, यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2 2 पेपर क्या होते हैं, कंपलसरी पेपर होते हैं। एक आपकी लैंग्वेज का पेपर होगा। इस लैंग्वेज में जो हमारे पास 22 भाषाएं हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व की गई हैं, उनमें से कोई सी भाषा यहाँ ले सकते हैं। ये पेपर भी 3 घंटे का होता है। और दूसरी कंपलसरी लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। ये क्या होता है, 300 नंबर का होता है, ये 300 नंबर का होता है। बट इन दोनों ही नंबर, जो दोनों ही पेपर के जो हैं अपनी मेरिट में जो है काउंट नहीं होते हैं। इट मींस मतलब यहां पे ये क्वालिफाइड पेपर है, आपको यहां 25% नंबर लाने क्या है, अनिवार्य है। इसका मतलब ये रहा कि आपके 75 मार्क्स आने ही चाहिए इन दोनों पेपरों में। अगर ये दोनों पेपर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो बाकी चीजें भी आप क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये पूरा एक स्टार्टिंग सिनेरियो है मेंस के लिए। अगर उसके बाद फिर क्या होता है, पेपर 1 होता है। तो यहां से कहानी चलती है स्टार्ट होकर। पेपर 1 जो होता है एसए का, यानी इट मींस मतलब यहां पे अब पेपर 1 पेपर 2 इस तरह की चीज चलेंगी। तो एक ऐसे का पेपर होता है, यहां भी 3 घंटे का पेपर होगा मेंस का, और ये 250 नंबर का होता है। यहां पे आपको 8 ऐसे दिए जाते हैं, और 8 ऐसों के अंतर्गत अगर हम देखा जाए तो यहां पे आपके सामने 8 ऐसों में से 2 ऐसे लिखने होते हैं। 2 खंडों में 4-4 ऐसे होते हैं। 4 में से एक लिखना पड़ेगा, दूसरे 4 में से एक लिखना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अगर हम लोग देखें पेपर 2, इसके बाद यहाँ पे जनरल स्टडी यानी GS फर्स्ट पेपर होता है, जिसको हम लोग GS1 के नाम से जानते हैं। ये भी यहाँ पे 250 नंबर का होता है, और ये भी 3 घंटे का पेपर होता है। ये GS
GS1 और GS2, ये जो पेपर GS1 GS2 है, एक सुबह होगा 9:30 से 12:30 के बीच में, एक शाम में होगा 2 से 5 के बीच में। तो ये भी कितने का, 250 का नंबर का, ये भी 250 नंबर का, 250 का ऐसे यहां से कहानी स्टार्टिंग होती है आपके नंबर जुड़ने की। आगे चलते हैं GS3, जिसको हम लोग यहाँ पे GS पेपर 4 के नाम जान सकते हैं। ये भी 3 घंटे का पेपर होता है, ये भी 250 नंबर का होता है। अभी हम जानेंगे कि GS फर्स्ट पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, अभी फिर जानेंगे GS2 में कौन कौन से होते हैं, GS3 में कौन कौन से, GS4 में कौन कौन से होते हैं, राइट। उसका GS4 पेपर की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे GS4 पेपर जो होता है यहाँ पे 3 घंटे का होता है, जिसको इथिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ये भी 250 नंबर का होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको पेपर नंबर, अगर हम 6 की बात करेंगे तो यहाँ ऑप्शनल के एक ऑप्शनल आपको चूज करना पड़ता है, भी बताएंगे कहाँ कहाँ से ऑप्शनल आते हैं, लेकिन एक ही ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, वो भी सुबह शाम के रूप में, ये भी 250 नंबर का होता है। यानी अगर हम ये काउंटिंग करें तो ये जो पेपर है 300 वाले, ये तो क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ से कोई मेरिट नहीं जुड़ने वाली। लेकिन बाकी जो यहाँ से सिनेरियो बचा है, ये आपका एक मेंस का स्ट्रक्चर है, यानी 250 का ये रहा, 4 पेपर ये रहे, 1000 तो नंबर ये हो गए आपके, है ना, और 500 ये हो गया। तो 500 का होता है आपका ऑप्शनल, 1000 नंबर का होता है आपका GS, और 250 का होता है यहाँ पे ऐसे, कुल मिला के 1750 नंबर ये होते हैं मेंस की फाइनल। तो यानी 1750 नंबर में से मेंस का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो आपके सामने यहाँ आ जाता है। आपको 1750 नंबर से मेंस की मेरिट बनती है, मेंस की यहाँ पे एक बार क्वालिफाई करना पड़ता है। कितनी मेरिट जाती है सारी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। ये मेंस का पूरा स्ट्रक्चर, यानी अगर हम लोग काउंटिंग करें तो 2 पेपर यहाँ पे कंपलसरी हैं, 4 पेपर यहाँ पे GS के हैं, 1 पेपर एसए का है, तो 4 और 1 5 और 2 कितना 7, और यहाँ पे क्या है पेपर 2 पेपर ऑप्शनल के होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि अगर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेपर आपके जो है कंपलसरी आपको मेंस में होते हैं, जिसमें 2 पेपर कंपलसरी हैं, 7 पेपर के क्या होते हैं, मार्क्स जो है ऐड होते हैं। ये पूरी कहानी मेंस की होती है। आइए पूरी कहानी को लेके चलते हैं। अगर GS फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे तो GS फर्स्ट में ये भी 250 नंबर का पेपर होता है, ये भी 250 का होता है, ये भी 250 नंबर का पेपर होता है, ये भी 250 नंबर का पेपर होता है। लेकिन इसमें 3 पार्ट आते हैं, एक इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर आता है, हिस्ट्री और यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे सोसाइटी, यानी 3 पार्ट में हम इसे कवर कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये बन जाता है कि अब इस 250 में से अब हमारे पास ये कितने नंबर की आती है, ये कितने नंबर का आता है, ये कितने नंबर का आता है, इसका सिलेबस क्या है, सारी कहानी हम चर्चा करेंगे आज। पहले समझ लेते हैं कि इस 250 में 3 पार्ट आते हैं। अगर नेक्स्ट GS2 के बारे में जाएंगे तो यहां भी इसमें गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनल रिलेशन, यानी ये मिला के क्या होता है 250 नंबर का पेपर होता है GS2। GS3 की बात करेंगे तो यहां पे टेक्नोलॉजी के सापेक्ष में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, बायोडाइवर्सिटी आएगा, इन्वायरमेंटल आएगा, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, इन्हें मिला के 250 नंबर का GS3 बन जाता है। GS4 की बात करेंगे तो इथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, 3 पार्ट को मिलाकर यहाँ पे GS4 बना हुआ है, जो कि 250 नंबर का होता है। लेकिन जानना ये जरूरी है कि यहाँ पे 2 प्रकार के, 125 नंबर में क्या होती है, यहाँ पे थ्योरी के प्रश्न होते हैं, और 125 नंबर में क्या होते हैं, यहाँ पे आपके केस स्टडी के प्रश्न होते हैं। ये सारी कहानी आप लोग यहाँ समझ सकते हैं कि 4 पेपरों में 250 नंबर में ये पूरी कहानी मेंस में कन्वर्ट कर दी गई है, राइट। आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो आपके ऑप्शनल हैं 2, जो आपको चूज करना है, ऑप्शनल आपके दिल है, आपकी आत्मा है, आपकी सोल है, जो डिफाइन करती है कि आपने, आपके अंदर नॉलेज कैसी है, आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, वहां से ऑप्शनल होता है। तो ऑप्शनल एक ऐसा विषय है जो आपको चूज करना पड़ता है, वही आपको सबसे डिफरेंट करता है, क्योंकि ऐसे सब सेम लिखेंगे, कंपलसरी सब पेपर सेम देंगे, GS 1 2 3 4 सब लोग सेम देंगे। अंतर कहाँ आया, अंतर आया ऐसे उसमें ऑप्शनल में। तो यहाँ आपको ये ऑप्शनल दे रखे हैं, एग्रीकल्चर है, सिविल इंजीनियर है, जोलॉजी है, मैकेनिकल इंजीनियर है, फिलोसफी है, कॉमर्स अकाउंटेंसी है, हिस्ट्री है, मेडिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमी, लॉ एंड एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, बॉटनी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, मैनेजमेंट, फिजिक्स के स्टैटिक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, PSIR, जूलॉजी। तो ये आपके ऑप्शनल है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे लैंग्वेज के पेपर भी चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लैंग्वेज के वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, यानी यहाँ पे बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, या हिंदी लिटरेचर है, ये सारी लैंग्वेज में से भी चूज कर सकते हो। यानी कुल मिला के आपको इसमें से एक ऑप्शनल चूज करना है जो आपका 500 नंबर का होगा। उसके 2 पेपर होंगे, 250 का पहला पेपर, 250 का सेकेंड पेपर। आइएगा आगे चलते हैं पूरी कहानी को लेके फटाफट।
इसके बाद आता है जब आप जो क्वालिफाई कर लेंगे मेंस को, प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, वहां मेरिट में कट ऑफ में आगे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएगा, उसमें आपके नंबर काउंट नहीं होते हैं। मेंस से स्टार्टिंग होती है, तो मेंस कितने का रहा, बोलेंगे 1750 का। अब कहानी 275 नंबर का क्या होता है इंटरव्यू, कुल मिला के 2025 में से आउट ऑफ क्या होती है, कट ऑफ बनती है, जो फाइनल मेरिट में सिलेक्शन होता है आपका, आप आईपीएस या आईएएस या आईआरएस जो भी है रैंक के हिसाब से मिल जाते हो। तो यहां से अगर हम लोग देखें यूपीएससी इंटरव्यू की कहानी को देखें, तो यूपीएससी इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ये भी एक विषय बन जाता है। यूपीएससी इंटरव्यू होता है क्या, ये भी एक विषय बन जाता है। लेकिन यूपीएससी इंटरव्यू आपके अंदर जो है एक एबिलिटी को चेक करता है, आपकी एक क्वालिटी को चेक करता है, आपकी नॉलेजेबल को चेक करता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं मेंटल कैसे, आपका मेंटल स्ट्रेंथ कैसी है, मेंटल एक्शन कैसे ले पाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है, एनालिटिकल थिंकिंग कैसी है, या रिस्क असेसमेंट कैसा है आपका, क्राइसिस मैनेजमेंट कैसा है आपका, एबिलिटी कैसी है आपकी, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल जो हमारी पावर है, इंटीग्रिटी वो कैसी है, ये सारे इंटरव्यू पूछे जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे आप आराम से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 206, 210, 275 में से आदमी ऐसे प्राप्त कर लेता है, जिसके लिए कोई तैयारी करने का ला नहीं है। वहां पे आपको अपनी पर्सनैलिटी पे इंप्रूव करता है। लेकिन ये ऐसा चरण है कि सब लोग यही कहते हैं कि पहले प्री तैयार कर लें, फिर मेंस तैयार कर लें, फिर इंटरव्यू तैयार कर लेंगे, लेकिन नहीं, देखने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, सुनने का तरीका, यही तो इंटरव्यू है। और ये पहले दिन से यानी फर्स्ट डे से स्टार्ट होता है भाई, तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं मानना है, ये अच्छे नंबर हमसे प्राप्त कर पाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं जीएस प्रीलिम्स में। अगर आप जाएंगे तो जीएस के फर्स्ट पेपर जो मैंने बताया था, यहाँ पे 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, यहीं से इसकी मेरिट बनती है। ये इसका एक सिलेबस है, यहां से आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको यहां पे यहीं से मेरिट बनेगी। और जीएस2 जिसको हम लोग सीसेट कहते हैं, ये सीसेट का सिलेबस है, जिसको 8-9 पॉइंटों में रखा गया है, और ये मिला के क्या करते हैं, आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ पे आपको 200 नंबर के होते हैं, और यहाँ पे आपको 33% सही करने होते हैं। इट मींस मतलब 27 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे। ये इसका सिलेबस है। ये आपको पीडीएफ नीचे लिंक दिया गया है, वहां मिल जाएगी, इसको डाउनलोड कर लेना। राइट, आगे चलते हैं। अगर हम लोग बात करें इसके बाद बेसिक स्ट्रेटेजी क्या होती है, जब भी आप इस जर्नी को तैयारी करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास ये एक समस्या आती है कि हम तैयार कहाँ से करें, कैसे तैयार करें। तो मैं आपको बता दूं, यूपीएससी की जर्नी में 3 ही स्टेप होते हैं। पहला पॉइंट, आप सबसे पहले बेसिक रेडी करेंगे। अब ये बेसिक क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, यानी आप बेसिक कैसे रेडी करेंगे। बेसिक का मतलब होता है एक सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान का मतलब ये रहा, सामान्य नॉलेज यानी ये रहा कि आपके पास जैसे डेमोक्रेसी क्या है, नगर निगम क्या होता है, डिप्लोमेटिक क्या होती है। इट मीन्स मतलब हमारे पास जो एक बेसिक जानकारी होती है वो हमें रेडी करनी होती है। ये कहाँ से आती है, ये आती है एनसीईआरटी से। तो यहां एक एनसीईआरटी एक इसलिए सेगमेंट है कि यदि आप इसको 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, तो वहां पे आपका व्यवहारिक ज्ञान, आपके प्रमाणित शोध के साथ कुछ तथ्य आपके सामने आ जाएंगे, आपको लेखन शैली का यहां से ज्ञान हो जाएगा। यानी एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि आपकी तैयारी का 20 से 25 से 30% के आसपास जो तैयारी है वो यहां से हो जाएगी, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की हो। क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन जो है लगभग 100 क्वेश्चन से 20 से 25 प्रश्न ऐसे होते हैं, प्रीलिम्स में डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछता है, और मेंस में तो फिर डेफिनेटली है ही है आपके सामने। उसके बाद आती है एडवांस तैयारी। ये एडवांस तैयारी क्या होती है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे आपकी नींव मजबूत हो जाएगी। इस नींव पे आपको क्या करना है, मकान बनाना। इसके लिए आपको चाहिए या तो एडवांस बुक चाहिए, ऑथेंटिक बुक चाहिए, वो भी अब आपके पास बुक चाहिए, या कोई आपके पास यहाँ पे कह सकते हैं कोचिंग नोट्स चाहिए, या तुम्हारे खुद के नोट्स चाहिए। तो कुछ ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं थी, उसको अब ऐड ऑन करना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग। आपको ऐड ऑन करना है यूपीएससी के अकॉर्डिंग, ऐड ऑन करेंगे तो यहां से आपकी तैयारी 40 से लेकर 45% हो जाएगी। लेकिन अभी भी आप सफल नहीं होने वाले। अब तुम्हें क्या करना है, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन जो आती है वो आती है आपके पास निखारने की। जब हमें ये लगता है कि अब हमने बेसिक रेडी कर लिया है, एडवांस रेडी कर लिया है, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें इतना सा काम करना है कि अब एक ही काम करना है, इस पे रिवीजन, इस पे प्रैक्टिस, इस पे डाउट एरिया, इस पे पीक एरिया। इससे क्या होगा, आपकी जो चीजें बेसिक है, एडवांस जो कमजोर थी वो मजबूत हो जाएंगी। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये थर्ड स्टेप आता है। तो यानी यूपीएससी की तैयारी के 3 चरण हैं, पहले बेसिक रेडी करो, फिर एडवांस रीडिंग करो, उसको निखार डालो, और फिर एग्जाम में जाके उसको कर डालो। ये 3 स्टेप क्या है इसके हैं, तो 3 स्टेप से आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसीलिए जिन बच्चों ने लगता है कि बेसिक रेडी करना है, अब उनको चाहे 2024 देना हो, 2025 देना हो, 2026
2026 देना हो, 2027 देना हो, ये तो कंपलसरी है। उनके लिए आप ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए तो LVIS पे जाइएगा और LVIS पे जाके यहाँ प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद बेसिक रेडी करने के लिए NCERT बैच लेके आ चुका हूँ। यानी बहुत मिनिमम फीस में मात्र 900 रुपये में यहाँ पे NCERT का बैच है, जहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस सबकी NCERT पढ़ाई जाएंगी और टू द पॉइंट पढ़ाई जाएंगी, एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएंगी, इंटरलिंक करके पढ़ाई जाएंगी, PDF भी आपको मिलेंगे, ऊपर से डाउट एरिया भी होंगे, आप डायरेक्टली टच मुझसे हो पाएंगे। ये सारी कहानी यहाँ कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें यहाँ पर, उसके बाद अगर हम ये देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो हिस्ट्री के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से ये NCERT पढ़नी है। क्या NCERT पढ़नी, देखो मैंने कहा ना पहले बेसिक रेडी करना है, तो बेसिक रेडी करने के लिए ये वाली NCERT आपको फॉलो करनी है। यानी यहाँ पे क्लास नंबर 6 की NCERT अवर पास, क्लास नंबर 7 की अवर पास फर्स्ट, क्लास नंबर 8 की अवर पास यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड। तो यानी इट मीन्स मतलब ये स्ट्रक्चर है जो आपको NCERT का क्लास नंबर यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की NCERT आपको बेसिक के लिए पढ़नी पड़ेंगी। इसी को हम पूरे बैच में कराऊंगा आपको मैं। उसके बाद आती है आर्ट कल्चर की। आर्ट कल्चर बेसिक के लिए आपको क्लास नंबर 11 क्लास की एन इंट्रोडक्शन और टू द इंडियन आर्ट, इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पॉलिटी के सापेक्ष में, तो पॉलिटी के लिए भी आपको क्लास नंबर 9 से लेकर 12 की NCERT सारी ये कवर करनी पड़ेंगी, तो अब जाके आपका बेसिक रेडी हो पाएगा। क्लास नंबर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो क्लास नंबर यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक की बहुत इंपॉर्टेंट NCERT है और क्लास नंबर 11 की तो बहुत ही इंपॉर्टेंट NCERT है, इसलिए आपको यहाँ सब ये रेडी करना पड़ेगा। ये पूरी PDF जो है आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा, नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ LVIS पे भी PDF डाली जाएगी, इसलिए प्ले स्टोर पर जाके LVIS का एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, राइट। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे इकोनॉमी के लिए भी NCERT क्लास नंबर 9 से लेकर 12 की NCERT इसको फॉलो करना है, इनको बड़े आराम से टू द पॉइंट पढ़ना है। कंसेप्ट के लिए हम बिल्डिंग प्रोग्राम के साथ हम लोग पढ़ेंगे, राइट। उसके बाद हम लोग चर्चा करें यहाँ पे इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के लिए बायोलॉजी की NCERT पढ़ना है, क्लास नंबर यहाँ पे 12 की, वो भी लास्ट 4 चैप्टर। यहाँ से आप इन्वायरमेंटल इकोलॉजी रेडी कर पाएंगे। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ से, आपके पास बहुत सारी ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो रेडी करना है, जैसे सपोज कि GS1 रेडी करना है, तो मैंने यहाँ पे ये भी डिफाइन कर दिया GS1 के लिए सिर्फ इतनी किताबें रेडी करनी है। GS1 में ज्योग्राफी के लिए ये वाली किताबें रेडी करनी है, GS2 के लिए यहाँ पे ये वाला रेडी करना है, GS3 के लिए आपको ये किताबें रेडी करनी है, GS4 के लिए ये वाली किताबें रेडी करनी है। इट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ तो ये आपके वो एडवांस किताबें हैं, एडवांस लेवल है, जो आप बेसिक रेडी करने के बाद इसको फॉलो करेंगे, और जब इसको फॉलो करेंगे तो आपका क्या होगा, बेसिक रेडी हो गया, एडवांस रेडी हो गया, अब रिवीजन प्रैक्टिस इस पे फोकस करना, राइट। आगे चलते हैं आपकी कहानी को लेकर। अगर इंपॉर्टेंस न्यूज ऐसे होती हैं कि करंट अफेयर एक मेजर ऐसा सेगमेंट है, देखो जो चर्चा में है वही पर्चा में है, ऐसा कहा जाता है ना। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि एग्जाम क्या है, एक आसपास के माहौल का आवरण है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, सामुदायिक स्तर पर, धार्मिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, भौगोलिक स्तर पर, इन सब पे क्या चल रहा है, इन सबको जानने के लिए चाहिए आपको यहाँ पे न्यूज़पेपर या यहाँ पे वेबसाइट या मैगजीन। इसके लिए आपको डे पर दिन अपने को एक्टिव रखना है। एक्टिव रखने का मतलब UPSC के एस्पिरेंट हो, आपको एक्टिव रखना ही पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे कुछ ऐसे इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल वीकली जो आती है उसको पढ़ना पड़ेगा, द हिंदू को पढ़ना पड़ेगा, योजना, कुरुक्षेत्र, द इंडियन एक्सप्रेस, PIB को देखना पड़ेगा, विकीपीडिया देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट जितनी भी साइड है, चाहे होम मिनिस्ट्री की हो, PMO की साइड है, उसको देखना पड़ेगा। सेकेंड ARC रिपोर्ट है, इकोनॉमिक सर्वे है, बजट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, ये एनुअल रिपोर्ट ऑफ द सेंट्रल मिनिस्ट्री जितनी भी उनकी रिपोर्ट है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप देख पाएंगे गवर्नमेंट कैसे कार्य कर रही है, गवर्नमेंट की नीड क्या है, जनता की नीड क्या है, वो बैलेंस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा, देश का शासन किस प्रकार चला पा रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आपको उन किताबों के साथ, NCERT के साथ इसको भी फॉलो करना है 1 बाय 1 करके, राइट। अगर हम बात करें मेन एरिया, UPSC के अंतर्गत सिलेक्शन से लेकर रैंक डिसाइड के साथ साथ सर्विस अलॉटमेंट तक जरूरी होता है कि कहाँ से नंबर आएंगे। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि देखिए, सोचिएगा, इमेजिन करिएगा, कहीं से नंबर अगर हम 2 पेज पढ़ के 10 नंबर ले आए और कहीं से 100 पेज पढ़ के 10 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें कहाँ पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे नंबर अच्छे आ पाते हैं। इसलिए जरूरी है कि मेन एरिया से नंबर जो आपको PYQ चाहे प्री के हो चाहे मेंस के हो, ये कंपलसरी है। कम से कम 10 से 15 साल के 10 से 15 साल के PYQ इसलिए पढ़ने पड़ेंगे कि आपको ये डिफाइन करेंगे कि एग्जामिनर का दिमाग कैसे प्रश्न बनाता है, उसकी फिलॉसफी क्या कहना चाह रही है। तो उससे क्या होगा, उन टॉपिक कवर कर पाएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं वो टॉपिक।
उसके बाद यहाँ पे एस से एक ऐसा सेगमेंट है, इसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए 10 से 15 दिन की क्लास में मैं LBIS पे लेके आ रहा हूँ। देखिएगा, मात्र एसए की तैयारी, जहां पर आप यूपीपीसीएस दो, बीपीएससी दो या आईएएस का एग्जाम दो, ये सारे एग्जाम के लिए एसए बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं जहां 10 से 15 अगर टॉपिक को हम मार्क कर लें, उन मार्क के कंटेंट को इकट्ठा कर लें, तो ऐसे आराम से यहाँ हो पाता है। और ऐसे एक ऐसा सेगमेंट है जहां से नंबर अच्छे खींच पाते हैं। दूसरी बात यहाँ नेक्स्ट था GS4। GS4 एक हमारे कहीं ना कहीं सामाजिक ज्ञान से या राजनीतिक ज्ञान से या हमारे जो समाज में हो रही क्रियाओं से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे GS4 में भी जो 250 नंबर है, यहाँ भी अच्छे नंबर खिंच पाते हैं। इसके लिए भी LBIS पे में ध्यान रखना, स्पेशल तरीके से ध्यान रखना, इसकी क्लास लेके मैं आ रहा हूँ। और थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ऑप्शनल। ऑप्शनल आपकी आत्मा है, यानी उसको निकाल के क्या दे रहे हो। जैसे प्रेम देते हैं किसी को, तो प्रेम निकाल के देते हैं। ऐसे ही यूपीएससी में ऑप्शनल क्या है, आपकी आत्मा है, वो सबसे बेस्ट क्या देते हैं, तो यहां से नंबर अच्छे खींच पाते हैं। और लास्ट है यहाँ पे आंसर राइटिंग। ये मेजर पिलर है यूपीएससी की जर्नी में। 50% नॉलेज का रोल हो, 50% अकेला आंसर राइटिंग का रोल है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो। एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी, आपका नाम, धर्म, जाति, समुदाय कुछ नहीं जाएगा। इसीलिए आपके लिखने का तरीका क्या है, आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख पाते हैं, आप मेन पार्ट कैसे लिख पाते हैं, आप कंक्लूजन कैसे लिख पाते हैं, इवन ये कहा जाए लिखने का आपका स्टाइल क्या है, आप पैराग्राफ से पैराग्राफ कैसे जोड़ पाते हैं, इसके लिए भी पर डे यहाँ पे आंसर राइटिंग प्रोग्राम में LBIS पे लेकर आ रहा हूँ। इसीलिए ये ऐसे मेन एरिया है जहां से नंबर जो है यूपीएससी के अंतर्गत सिलेक्शन से लेकर रैंक से लेकर सर्विल अलॉटमेंट तक यहाँ पे इनका पार्टिसिपेंट रहता है। इसलिए हमें तैयारी करते समय इन पे फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा, राइट। आगे बात करते हैं, अब जो कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बल्ले ही बल्ले हैं। अगर आपने ड्रीम सोचा है, देखिएगा कोई भी इंसान, अगर मैं ये बोलूं कि भैया मुझे आईएएस बनना है तो मैं 1 साल पढ़ूंगा निकाल के भाग जाऊंगा, वो सबसे बड़ा मूर्ख है। देखिएगा उसकी तैयारी की पीछे की जर्नी बड़ी लंबी होती है, बेशक चाहे उसने यूजी के बाद 1 साल लगाया हो। अब ये यूजी के साथ जो लगाने वाला टाइम है, इसको काउंट करेंगे तो 4 साल बन जाएंगे। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको सामान्यतः 3000 घंटे की क्या करना है, स्टडी करना है। अब ये 3000 घंटे की स्टडी करने का पर्पस क्या है? अगर आप 1 साल में 3 घंटे पढ़ ही नहीं सकते भाई, सोचिए, इमेजिन करिएगा। क्यों? क्योंकि 365 दिन होते हैं। 365 में से ये मान के चलो कि 65 दिन तो खल्लास हो गए, डिमोटिवेट होने में, कहीं शादी में चले गए, कोई दिक्कत आ गई, बीमार हो गए, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाएंगी। निकाल दो, बचे कितने? 300 बचे। 300 में से भी कुछ ऐसे 10-50 दिन ऐसे निकाल दो जो कहीं ना कहीं आपके ऐसी एक्टिविटी में चले जाएंगे जो आपको महसूस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम ये काउंटिंग करें तो कुल मिला के 200 घंटे के आसपास हो रहे हैं, 200-250 के आसपास मान लेते हैं, 200 मानेंगे तो सोचो अगर एक दिन में अगर 12 घंटे भी पढ़ोगे और यहाँ पे कितना होगा, 2400 घंटे, और किसी के बाप में ताकत नहीं है कंटिन्यू 200 दिन 12-12 घंटे पढ़ ले, ये चैलेंज में कर रहा हूं। इसलिए अपनी तैयारी को कई डायमेंशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इट मींस मतलब आपको यहाँ चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी। यानी अगर पहले 1 साल यहाँ पे आप 700-800 घंटे पढ़ते हैं या 1000 घंटे पढ़ते हैं और यहाँ लगा लो 1300 घंटे पढ़ते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, चीजें बैलेंस हो जाएंगी, आपको महसूस भी नहीं होगा हमने तैयारी कैसे करी, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पहले साल जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं या कॉलेज नहीं जाते हैं, तो पहले साल जो 12th पास कर चुके हैं वो क्या करें, उनके बारे में थोड़ी सी कहानी समझने का प्रयास करें। वो इतना ही काम करें, पहले साल सबसे पहले एनसीईआरटी रेडी कर लो अपनी, 4 से 5 मंथ लगेगा, उसको रेडी कर लो। दूसरा पॉइंट क्या करना है आपको, यहां पे आपको ऑप्शनल का चयन कर लेना है कि मेरा ऑप्शनल क्या रहेगा, वही आप यूजी में सब्जेक्ट लेंगे, है ना। तो यहां पे ऑप्शनल 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 जो है फर्स्ट ईयर में रेडी कर लो। उसके बाद पीवाईक्यू प्री मेंस के लगभग 15 साल के जो पीवाईक्यू हैं वो रेडी कर लो। यानी सिर्फ 3 काम आप अगर पहले साल कर लेंगे तो ये मान के चलिएगा आपकी तैयारी का 25-30% तैयारी हो गई। और उसके साथ सेकेंड ईयर जब जाओगे तो सेकेंड ईयर में क्या करना है, जीएस के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो आपका एक क्या हो जाएगा, आपका एक नॉलेज बिल्ड हो जाएगा। नॉलेज बिल्ड होने से क्या होगा, अब तुम पार्टीशन कन्वर्ट करोगे। गवर्नेंस का पार्ट ये GS2 में आता है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 में आता है, सोसाइटी GS1 में आता है। तो यहां से क्या होगा, आप GS 1 to 3 रेडी कर लोगे और ऑप्शनल का जो यहाँ फर्स्ट पार्ट किया है यहाँ आप सेकंड पार्ट कर पा लोगे। अब आपके 2 साल हुए हैं, अभी भी 1 साल यूजी का है, एग्जाम का नहीं है, यूजी का है। अब सोचो यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ ली, ऑप्शनल दोनों पढ़ लिया आपने, यहाँ तक पीवाईक्यू पढ़ लिया, GS 1 to 3 4 रेडी कर लिया। अब सोचो जब तुम GS थर्ड में आओगे तो आपका क्या होगा, दिमाग गदगद करने लगेगा, मुस्कुराहट के साथ तुम आगे बढ़ने लगोगे। इसीलिए तो यहाँ रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, मॉक लगाएंगे। 3 साल अभी तुमने क्या किया है, यूजी किया है। अगर आपकी उम्र 21 साल हो चुकी है, यूजी करने के बाद अगर देखा जाए जब तुम एग्जाम के पायदान पर जाओगे तो आपके लिए यही तो चाहिए होता है।
और ये जाके आप क्या करेंगे, डायरेक्टली एग्जाम देंगे। श्योर है फर्स्ट अटेम्प्ट में पहली बार यूपीएससी क्रैक किया, आपका भी नाम जो है अखबार के उन पन्नों में छप जाएगा, जो लोग देखते ही अपने उनके दिल के आंसू हैं, चाहे खुशी के हों चाहे गम के, वो निकल आएंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देंगे, देखिएगा। इसीलिए ये फॉलो कीजिएगा, आपका मजा आ जाएगा। लेकिन इन सब के साथ पहले साल से ही ध्यान रखना, आपको विशेष ध्यान देना है न्यूज़पेपर पे। तो यानी पहले दिन से ही यहां भी न्यूज़पेपर पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, यहां भी पढ़ना है, क्योंकि अगर मैं कहूं तो लगभग 30 से 40% जो एग्जाम है वो न्यूज़पेपर से कंडक्ट किया जाता है, और वही कहानी क्या होती है पूरी आपकी पूछी जाती है। तो दोस्तों ये रही पूरी आज की चर्चा। अगर आपको लगता है कि हाँ बेसिक से चीजें स्टार्ट करनी है, चाहे आप 2023 का, 2024 का, 2025 का एग्जाम दे रहे हो, तो हमने एनसीईआरटी का विशेष बैच स्टार्टिंग किया है, जो यहाँ पर किस पे हो रहा है, एलबीआईएस पे स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी का, एलबीआईएस पर। तो करना क्या है, एलबीआईएस पे जाइएगा, और एलबीआईएस पे जाने के बाद यहाँ पर एलबीआईएस को प्ले स्टोर डाउनलोड करने के बाद मात्र इसकी फीस जो है 900 रुपये रखी है। और सबसे बड़ी बात ये स्पेशल इसलिए है कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम्स के साथ जुड़ा जाएगा। इट मीन्स मतलब आपको कंसेप्ट समझाया जाएगा, टॉपिक के साथ लिंक कराया जाएगा, सिलेबस के साथ लिंक कराया जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन के साथ इसमें लिंक करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चनों की एमसीक्यूज की भी करेंगे, मेंस में आंसर राइटिंग की भी करेंगे, और ऊपर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सारी एनसीईआरटी कराई जाएंगी, और सिलेबस के साथ लिंक करा जाएंगे, नोट्स भी आपको मिलेंगे, और सारी चीजें मैं कराऊंगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिनको लगता है कि हाँ मुझे एग्जाम देना है, तो आप निसंदेह जाके ध्यान रखना इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो कैसी लगी चर्चा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी क्लास ये आज की। तो यहाँ सारी चीज़ आपको मिलेंगी, बुक कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मिलती चली जाएंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंजॉय करें आज की इस यात्रा का। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।